हेलो दोस्तों। तो इससे पहले का जो क्वेश्चन था वो मैं अपलोड कर रखा हूँ। BMT 141 लीनियर अलजेब्रा, उसके PYQ सॉल्यूशन सीरीज स्टार्ट किया है हमने। तो इससे पहले क्वेश्चन जो है हमने पार्ट 1 वो अपलोड कर रखा हूँ। तो आज हम देखेंगे उसके नेक्स्ट क्वेश्चन और इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। पहले इस टॉपिक को समझेंगे कि ये टॉपिक क्या है, डायरेक्ट सम होता क्या है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करेंगे। उससे पहले आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब करिए, जाइए सब्सक्राइब करिए। आप लोग आप सब्सक्राइब करोगे मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मैथ्स क्या कहता है, करने का क्या, प्रैक्टिस। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए, उसके साथ साथ सब्सक्राइब भी करते रहिए। सबसे पहले हम समझते हैं डायरेक्ट सम होता क्या है। डायरेक्ट सम, इसका डेफिनेशन क्या होता है पहले हम वो देखेंगे। डेफिनेशन का सिंपल वे बोला जाए तो एक होता है वेक्टर स्पेस और इंटरसेक्शन जीरो। सिंपल ये कहते हैं हम। उसकी मैथमेटिकल लैंग्वेज क्या है वो अब मैं लिखने जा रहा हूँ। लेट ए एंड बी बे सब स्पेसेस किसका, ऑफ ए वेक्टर स्पेस, ऑफ ए वेक्टर स्पेस। उसके बाद हमें डायरेक्ट सम लेना है, तो सम है तो क्या होगा, दी सम ए प्लस बी इज से टू बी। ये क्या है, सेड टू बी। डायरेक्ट सम said to be direct sum of A and B if A intersection B is equal to 0. It is denoted by A direct sum B. इसको कहते हैं डायरेक्ट सम। ये होता है डायरेक्ट सम। ऐसे एक नोटेशन है इसकी, ए डायरेक्ट सम बी। डायरेक्ट सम किसे कहते हैं, लेट ए एंड बी सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस, द सम ए प्लस बी इज सेड टू बी डायरेक्ट सम इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इग्नू ने जो ये क्वेश्चन पूछा था, ये क्वेश्चन आप इसके थ्रू भी कर सकते हो डेफिनेशन से, लेकिन डेफिनेशन के थ्रू आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि प्रूफ करो कि ए प्लस बी इक्वल टू आर क्यू है, और ये बताना है कि आर क्यू जो है वो डायरेक्ट सम ऑफ ए एंड बी है या नहीं है, वो हमें बताना है। तो इसके इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0 निकालने से अच्छा है, इग्नू के बुक में एक थ्योरम है, इग्नू के बुक में हर बुक में एक थ्योरम, वो जो थ्योरम है डायरेक्ट सम का, एक और किसी बुक में डेफिनेशन के रूप में लिखा हुआ है कि डायरेक्ट सम का वो डेफिनेशन है। इन्होंने उस बुक को थ्योरम के रूप में लिखा है, तो अधिकांश बुक उसको थ्योरम ही लिखता है, लेकिन कुछ बुक में डेफिनेशन भी है। उस थ्योरम को मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे आपको। अगर आप लोग बोलोगे तो इस थ्योरम का प्रूफ भी मिल जाएगा आपको। ठीक, तो पहले थ्योरम के स्टेटमेंट हम जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है थ्योरम। स्टेटमेंट मैं आपको लिखा दूंगा, पहले मैं आपको समझाता हूँ एक्चुअली थ्योरम कहता है क्या। थ्योरम ये कहता है कि अगर आपके पास कोई ए है, कुछ भी, एक बी है, वो भी कुछ अपना होगा, कुछ ना कुछ तो एलिमेंट होंगे ही उसमें, कुछ भी वैल्यू हो सकता है। ठीक, वो ये कहता है कि अगर आप ए प्लस बी जो लिख रहे हो ना, वो जो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है समथिंग, कुछ तो आएगा ही, ए प्लस बी, ए भी कुछ है बी भी कुछ है, उन दोनों को ऐड करने पे कुछ ना कुछ तो आएगा ही इस बॉक्स में। अगर इसको आप यूनिकली लिख पा रहे हो, यूनिकली रिप्रेजेंट करता हो वो, यूनिकली का मतलब होता है एक, इस यहाँ पर जो वैल्यू है उसको लिखने का तरीका है सिर्फ ए प्लस बी। ऐसे किसी तरह हमें लिख पा रहे हो कि जहाँ पे ए और बी जो आ रहा है उस दोनों को मिला के आना चाहिए, यूनिकली रिप्रेजेंटेशन हो, तो हम कह देंगे कि वो डायरेक्ट सम है।
तब कह देंगे हम कि वो डायरेक्ट सम, ए प्लस बी होता है डायरेक्ट सम में सर्कल होता है, तो वो डायरेक्ट सम रिप्रेजेंट करेगा। यूनिकली रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। क्लियर? एग्जाम्पल भी दूंगा। ये मैंने आपको ये जो थ्योरम जो लिखने वाला हूँ उसको मैंने पहले समझाया है कि एक्चुअली ये कहता ही है। ठीक है, अब मैं आपको वो लिख करके वो थ्योरम लिख देता हूँ मैं। ठीक है, थ्योरम कहता है ए सम ए प्लस बी ऑफ सब स्पेस, ऑब्वियसली ए एंड बी, ठीक, इज ए डायरेक्ट सम ये रिप्रेजेंट होता है डायरेक्ट सम का, डिनोट ऐसे करते हैं। इफ एंड ओनली इफ, इसको कहते हैं इफ एंड ओनली इफ। ठीक, मतलब दोनों वे होता है, इफ एंड ओनली इफ। एवरी वी बिलोंग टू ए प्लस बी इज यूनिकली, क्या है, यूनिकली एक्सप्रेसेबल या यूनिकली रिप्रेजेंट कह सकते हैं। ठीक है, इन द फॉर्म, किसमें, ए प्लस बी, और जहाँ से ए कहाँ से होगा, कैपिटल ए से, और बी कहाँ से होगा, कैपिटल बी से। ये थ्योरम है। जब भी आपको इस टाइप की क्वेश्चन मिलेगा आपको ये थ्योरम अप्लाई करना है, डेफिनेशन नहीं यूज करना। ठीक, डेफिनेशन यूज करना होता है जहाँ कुछ दिख रहा हो आपको, उसके इंटरसेक्शन आसानी से निकाला जा सकता हो, वहाँ पर हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए आप ये अप्लाई कीजिए, और जहाँ पर आपको आसानी से दिख जाए कि इसका इंटरसेक्शन हम यूँ पता कर सकते हैं कि क्या होगा, वहाँ पर डायरेक्ट डेफिनेशन के थ्रू जाइए। ठीक है, ये थ्योरम है। अब इसका एग्जाम्पल हम इसी को सॉल्व करते हैं। ठीक, या उससे पहले एक और एग्जाम्पल लीजिए, क्या कहते हो? चलो ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। नहीं, चलो एक कोई छोटा मोटा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मैं एक कोई एलिमेंट ऐसे ले रहा हूँ, 2 और 5, ये मैंने ले लिया। कोई ये ऑब्वियसली R2 ही है, R2 है। इसको कितने वे में लिखा जाता है, कैसे लिखना है हमें, प्लस में, यहाँ पर कुछ आएगा, यहाँ पर कुछ आएगा। ठीक, इसको कितने तरीके से लिखा जा सकता है, लिखने की ट्राई करो, पेयर वाइज लिखो। आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा, पॉज करके ट्राई करना एक बार। ठीक है, अब मैं बताता हूँ क्या करना है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2,0 और 0,5, करेक्ट, ऐड करने पर आ गया 2,5। ठीक है, क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं 1,4 और एक, ये हो गया 2,5, ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मेथड है, हम सिर्फ 2 को दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि कह रहा है यूनिकली एक्सप्रेसिबल होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है। दैट मीन्स क्या है कि ये जो है ये डायरेक्ट सम नहीं है, ये डायरेक्ट सम नहीं है। ठीक, डायरेक्ट सम इसका पॉसिबल नहीं है। अब हम क्वेश्चन करते हैं जो इग्नू ने पूछा था। इग्नू ने ए लिया है a, b, 0, a, b जो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। एक बी लिया है x, 0, y, x, y बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। तो कह रहा है प्रूफ करो a प्लस बी इज इक्वल टू R क्यूब होगा, कैपिटल R क्यूब होगा। ये आपको आसानी से दिख रहा है, मैं आपको बराबली बता देता हूँ कि उसमें कुछ है ही नहीं। R क्यूब का मैं R3 का मतलब क्या है, सॉरी R क्यूब नहीं, R3 पढ़ेंगे इसको। R3 का क्या मतलब है, मतलब जिसमें 3 एलिमेंट हो। ऐसे तो लिखते हैं सिंगलटन ए बिलोंग कर रहा है R, a, b R2, a, b, c R3, a, b, c। जितने पेयर बढ़ाते जाते हैं, पेयर वाइज ऐसे वैल्यू लिखते जाते हैं, जितने टपल, इसको कहते हैं टपल में लिखना। अगर n टपल है
तो Rn में जाएगा। ऐसे ही होता है। तो जब इस दोनों को ऐड करोगे तो ऑब्वियसली आर क्यूब के इक्वल आएगा। कैसे? देखो a प्लस एक्स हो गया पहला एलिमेंट, दूसरा b प्लस जीरो तो b ही आएगा, 0 प्लस वाई वाई आएगा, तो a प्लस एक्स कोमा बी कोमा वाई आर क्यूब के इक्वल हो गया। तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, ये नॉर्मल है। अब यहाँ पे इज आर क्यूब इज ए डायरेक्ट सम ऑफ a एंड b, तो हमारा a जो है वो क्या है, a कोमा बी कोमा ज़ीरो सच दैट a कोमा बी बिलोंग टू रियल नंबर, b क्या है x कोमा ज़ीरो कोमा वाई सच दैट x कोमा वाई बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक, अब आर क्यूब के इक्वल है। ठीक है, तो मैं आर क्यूब को ही ले लेता हूँ। मैं ले रहा हूँ 3 कोमा 7 कोमा 11, मतलब आर क्यूब मतलब R3 के इक्वल ले लिया मैंने 3 कोमा 7 कोमा 11। क्या इसको हम यूनिक एक्सप्रेसिबल कर सकते हैं? क्या ये यूनिक एक्सप्रेसिबल होगा या यूनिक रिप्रेजेंटेशन होगी इसकी? नहीं होगी। जैसे हमने ऊपर के एग्जांपल में किया था, इसके बहुत सारे थे, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि यहाँ पे हमें ए भी पता नहीं था, हमने कुछ भी कर दिया। यहाँ पे ए भी हमें दिया हुआ है, हमें उसी कंडीशन में लिखना है। ठीक, अब देखना कैसे लिखना है। सबसे पहले यहाँ पर 0 है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, यहाँ पर 0 है, तो थर्ड एलिमेंट तो 0 ही रखेंगे। ठीक, ए भी हम कुछ चूज करेंगे। मैं ले रहा हूँ 2 कोमा 7। ठीक, और यहाँ पे बीच का एलिमेंट जो है वो 0 है। ठीक, एक्स वाई हमें चूज करना है, वो मैं चूज कर रहा हूँ 1 और 11। इसको ऐड करने पर आ रहा है क्या? 2 1 3, 7 प्लस 0 7, 0 प्लस 11 11, एक आ गया। दूसरा लेते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 1 कोमा 7 कोमा 0 प्लस 2 कोमा 0 कोमा 11, आ गया 3 कोमा 7 कोमा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे ए बी कोमा 0 है, तो हमने यही लिया ए बी 0, यहाँ पे x 0 y, और x कोमा y क्या कह रहा है? बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। हमने बिलोंग कर दिया रियल नंबर से, 1 भी रियल है, 7 सारे तो रियल नंबर ही है, बिलोंग कर दिया रियल नंबर से। तो इसके यूनिकली रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो ये हमारा क्या है? काउंटर एग्जाम्पल। किसका? जो उसने बोला था कि इज R3 ए डायरेक्ट सम ऑफ ए एंड बी? नो, ऑब्वियसली नो, क्योंकि हमारे पास काउंटर एग्जाम्पल है। हमने उसको कैसे देखा है? सिर्फ एक थ्योरम यूज करना है। वो तो मैथमेटिकल लैंग्वेज मैंने इतना लंबा चौड़ा लिख दिया है, 3 लाइन की, जरूरत नहीं है उसको इतना ऐसे याद करने की। सिंपल समझो, क्या किसी भी वैल्यू को आप यूनिकली लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं? कुछ एडिशन के फॉर्म में अगर a प्लस बी कर रहे हैं, तो क्या a और b जो आपको मिल रहा है वो यूनिक है या नहीं है? जैसे इसमें आपको क्या मिला, अलग अलग मिल रहे हैं, और भी हम ले सकते हैं, और उठा लो -4 कोमा 7 कोमा 0 प्लस 7 कोमा 0 कोमा 11, एक और मिल गया। ए भी कितने फॉर्म में मिले? 1 2, ए मिल रहा है 3 तरह से, बी मिल रहा है 3 तरह से, ऐसे बहुत सारे तरह होंगे, बहुत सारे तरीके से मिल सकते हैं हमारे पास। तो यूनिक तो नहीं है। तो जब जो फॉर्म वो दिया हुआ है एडिशन के फॉर्म में हम उसे लिख रहे हैं, लेकिन यूनिक हम नहीं लिख पा रहे हैं, तो डायरेक्ट सम नहीं बनाएगा। यही होता है। आई होप आप लोगों को डायरेक्ट सम समझ आया होगा। अब नेक्स्ट एग्जाम में जब भी आएगा आप उसको सही से और बिल्कुल करेक्टली अटेम्प्ट करके आओगे, 3 नंबर सिक्योर करके आओगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने एक मैट्रिक्स लेके दिया है 1 1, ये नेक्स्ट क्वेश्चन 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0, एक मैट्रिक्स लिख दिया है।
और रो एक्लन फॉर्म, और इन्होंने जो बोला है ना कि रो रिड्यूस्ड फॉर्म और रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म, मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। मैं जितना समझ पा रहा हूँ मुझे लगता है मिस्टेक है, या फिर लोग अपने हिसाब से यूज कर लेते हैं। हालांकि होता है रो, एक होता है रो एक्लन फॉर्म, एक होता है रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म। ठीक है, तो उन्होंने ये पूछा है कि क्या ये रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म है और रो एक्लन फॉर्म है। उन्होंने लिखा है रो रिड्यूस्ड फॉर्म, मेरे हिसाब से होना चाहिए था वहाँ पे रो एक्लन फॉर्म उस क्वेश्चन में। तो पहला तो ये पूछा है कि रो एक्लन फॉर्म है ये, दूसरा रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म है। ठीक, अगर रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म नहीं है, वो ये बात कह रहे हैं कि रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म नहीं है तो कन्वर्ट करो, क्वेश्चन का मतलब तो यही है। ठीक, तो रो एक्लन फॉर्म क्या कहता है? रो एक्लन फॉर्म कहता है कि आपके पास जो पाइवट होगा, पाइवट इसको कहते हैं, ठीक, उसके नीचे की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, मतलब अपर ट्रायंगुलर होगी। अगर ऐसा है तो रो एक्लन फॉर्म होगा। तो ये रो एक्लन फॉर्म है। ठीक, अपर ट्रायंगुलर हमें चेक करना है। और रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म कहता है कि जितने भी पाइवोट हैं वो 1 हो, उसके ऊपर भी जो वैल्यू है वो 0 होना चाहिए। क्या इसमें है? नीचे तो 0 है, ऊपर 0 आएगा नहीं। वो कहता है डायगोनल जो एलिमेंट है ना वो ओनली 1 हो तो रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म कहलाता है। यहाँ पे ऐसा है नहीं, यहाँ पे 1 1 2 वैल्यू दे रखा है, तो ये रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म नहीं है। तो इसको क्या करना है? रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। करेक्ट। तो ये रहा मैट्रिक्स हमारा 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0। ठीक, कन्वर्ट करने के लिए रो रिड्यूस करेंगे या जो भी करेंगे, कुछ तो ताम झाम लगाएंगे हम अपना, और आंसर लाना है भैया। किसी तरह इसको 1 बनाना है, बाकी सबको 0 बनाओ, इन सबको 0 बनाओ। इससे हमें मतलब है नहीं, इससे क्यों मतलब नहीं है हमें, पढ़ लीजिएगा क्यों नहीं मतलब है। तो हमें इस पर वर्क करना है। तो इसको और इसको टारगेट क्या है? इस दो को हमें 0 कर देना है। तो कैसे करेंगे? सिंपल, R1 इक्वल टू ऐसे ऐसे अप्लाई कर देना, इफ एंड ओनली फ्लो वाला लगाते हैं। R1 माइनस R2 R3 जाएगा, ठीक है, R2 और R1 माइनस R3। चेक कर लेना कैलकुलेशन, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, क्योंकि मैं भी इंसान ही हूँ। क्या कहते हो ना भाई? हाँ हाँ, इंसान ही हूँ। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो गया। अब आप देखो, ये जो डायगोनल का एलिमेंट है इसके नीचे भी 0, इसके ऊपर भी 0, सिर्फ। और डायगोनल में भी ध्यान रखना कि 1 ही होना चाहिए। अगर कोई और होता उससे डिवाइड करके उसको हटाते, 1 ही रखना है। तो ये कन्वर्ट हो गया। तो ये आपका है रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म, इसे कहते हैं रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म, और इसे कहते हैं रो एक्लन फॉर्म। रो एक्लन फॉर्म में ओनली ये देखा होता है कि हमें अपर ट्रायंगुलर मिलना चाहिए। रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में ये देखना होता है कि डायगोनल का एलिमेंट 1 होना चाहिए, बाकी उसके अलावा एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी 0, होना ही चाहिए 0। नहीं है तो कन्वर्ट करेंगे, तो वो होता है रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। बने रहिए दोस्तों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए।